Good afternoon, students. Today we are just going to start the chapter that's name is chemical kinetics. So in chemical kinetics, we'll studied about what is reactant and what is product. Okay, and we are just performing this chapter on the basis of 12th exam, which are going to happen in a recent days. So we are just having only a few days for the preparation of exam. So in this chapter, we just take the general view of some reactions and general view of some topics. तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, सबसे पहले हम वर्ड का मतलब समझते हैं। व्हाट इज केमिकल एंड व्हाट इज काइनेटिक्स। केमिकल इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच द थिंग इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कोई भी चीज़ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है केमिकली। जैसे हमने दो रिएक्टेंट्स लिए हुए हैं, वो एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। फॉर जस्ट सिंपल एग्जांपल, हम देखते हैं कि हमारे पास में एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। ये दोनों जब आपस में कंबाइन होंगे, ये रिएक्टेंट्स हैं। ये क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। और ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो वील जस्ट गेट द प्रोडक्ट, दैट इज अवर प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड। तो जितनी भी रिएक्शन परफॉर्म होती हैं हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म हो या बायोलॉजिकल प्रोसेस में परफॉर्म या प्लांट्स के अंदर परफॉर्म हो, एवरी रिएक्शन जस्ट हैविंग रिएक्टेंट एंड एवरी रिएक्टेंट जस्ट बिकम अ प्रोडक्ट। हर रिएक्टेंट क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। अंडरस्टैंड। अब इसके बाद हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि रिएक्शंस के अंदर काइनेटिक्स का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेटिक्स। हम समझते हैं काइनेटिक एनर्जी, हमने सुना हुआ है व्हेन वी वर इन 9th क्लास एंड वी वर इन 10th क्लास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब मोशन। काइनेटिक का मतलब मोशन। यहाँ पे काइनेटिक का मतलब ही मोशन है, पर किस चीज का मोशन? द रिएक्टेंट पार्टिकल्स का मोशन। जब रिएक्टेंट पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा तो प्रोडक्ट निकल कर आएगा। जब रिएक्टेंट पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा तो प्रोडक्ट निकल के आएगा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि केमिकल के अंदर क्या हो रही है? काइनेटिक्स हो रही है। काइनेटिक्स मतलब उसके अंदर मोशन ऑफ पार्टिकल्स हो रहे हैं। तो पार्टिकल्स जब मोशन कर रहे हैं उसी के बाद वो रिएक्टेंट से किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अंडरस्टैंड। हम इसे और अच्छे तरीके से समझेंगे। कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती हैं जिनका नाम मैं बताऊंगा अभी आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। वेरी फास्ट रिएक्शन, जो रिएक्शन बहुत जल्दी परफॉर्म हो जाती हैं। द रिएक्शन विच आर हैपनिंग एट वेरी फास्ट रेट। ये जो रिएक्शन परफॉर्म हो रही है ना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, in this reaction when reactant is converting into product, so they are just taking very less time. Can you expect what is the time? 10 to the power minus 14 seconds to 10 to the power minus 16 seconds. कितना टाइम ले रहे हैं ये परफॉर्म होने के लिए? 10 to the power minus 14 seconds to 10 to the power minus 16 seconds. और ये जो वेरी फास्ट रिएक्शन परफॉर्म हो रही है इस टाइम पीरियड के अंदर, it is very difficult for anyone to find out the exact accuracy of this chemical reactions. इसकी accuracy निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क रहता है। इसको जनरल मेथड से नहीं निकाल सकते हम। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स करने रहते हैं। तो ऑल दैट अरेंजमेंट विल स्टडी फॉर फर्दर हायर स्टडीज। बट अभी हमें ये मालूम चाहिए जो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है वो 10 to the minus 14 सेकेंड से लेके 10 to the minus 16 सेकेंड्स के अंदर होती है। और ये रिएक्शन परफॉर्म होने के लिए स्पेशल टेम्परेचर, स्पेशल प्रेशर चाहिए रहता है। एक फिक्स टेम्परेचर और एक फिक्स्ड प्रेशर चाहिए रहता है। अंडरस्टैंड। अब हम और इसके बारे में समझते हैं कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन जो बहुत तेजी से परफॉर्म होती हैं। विच काइंड ऑफ रिएक्शन विच आर हैपनिंग एट वेरी फास्ट रिएक्शंस। काइनेटिक्स का मतलब मोशन, सब मोशन ही हो रहा है। अंडरस्टैंड। तो हम एग्जांपल देखते हैं। हम जैसे जो रिएक्शन परफॉर्म होती है फास्ट से, दैट्स कॉल्ड बेरियम क्लोराइड। ये क्या है? बेरियम क्लोराइड। दैट्स कॉल्ड BaCl2। बेरियम
क्लोराइड। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड H2SO4। अंडरस्टैंड। और जब ये रिएक्शन परफॉर्म होगी तो यहाँ पे आएगा बेरियम सल्फेट। मतलब ये BA ने किसके साथ रिएक्शन करी? SO4 के साथ। BA ने किसके साथ रिएक्शन करी? SO4 के साथ। तो इसने क्या बनाया? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट। अब हमारे पास बचा हुआ है यहाँ पे 2 Cl बचे हुए हैं और 2 H2 बचे हुए हैं, तो इट बिकम 2 HCl and HCl is known as हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बहुत फास्ट रिएक्शन है and this reaction is taking the time of 10 to the power minus 14 seconds to 10 to the power minus 16 seconds. Understand? ठीक है, फास्ट रिएक्शन। These are some examples. बाकी अगर इसको आपको नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी जाएगी, आप उसके अंदर से डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी रहेगी, आप उसके अंदर से आपने PDF डाउनलोड करिए। Whatever the words I am just using, all that words is converted into PDF form. So that words you can write down in exam and for your preparation. Understand? आपको कैसे स्टडी करनी है? आपको ये करना है कि आपको ये जो वीडियो देख रहे हो साथ में आपके पास PDF पड़ी होनी चाहिए। तो वीडियो देखते देखते आप PDF थ्रू जाओगे तो यू विल गेट द डाउट्स क्लियर। ये टॉपिक भी आपको मिलेगा। बेरियम क्लोराइड H2SO4, बेरियम सल्फेट बन रहा है, सल्फ्यूर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। अब ये किस तरीके से टूटा है, इसके रिएक्शन कैसे परफॉर्म हुई है? एक्चुअली BA जो है ना वो प्लस प्लस चार्ज कैरी किया हुआ है, 2+ रहती है इसकी वैलेंसी। क्या रहती है? 2+। और इसने सल्फेट के साथ में रिएक्शन करी है तो SO4 2 नेगेटिव। अंडरस्टैंड? SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। किसके अंदर? एक्वस। AQ का मतलब क्या है यहाँ पे? एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेरियम भी यहाँ पे एक्वस फॉर्म में है, AQ। तो बेरियम ये किस आयन के फॉर्म में जुड़े, हमेशा याद रखना। ये 2+ आयन से, इन प्लस आयन्स को मैं ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पे 2+। ठीक है सर, आपने ऐसे क्यों लिखा? मैंने इसलिए ऐसे लिखा हुआ है इसको कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन किसी सॉल्वेंट के अंदर कैसे परफॉर्म करेगा, ये आयन्स में क्या कैसे ब्रेक होगा। अंडरस्टैंड? तो BA 2+ एंड 2 नेगेटिव, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे? आपस में अटैच हो जाएंगे, दे अट्रैक्टेड and they just become a BaSO4। Any doubt over here? ठीक है, अब इसके बाद में हम एक देख रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं और सोडियम क्लोराइड लेते हैं। क्या लेते हैं? सिल्वर नाइट्रेट एंड बेरियम क्लोराइड। इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है आपको? बेरियम क्लोराइड बना, बेरियम सल्फेट बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये फास्ट रिएक्शन थी। द अनदर एग्जांपल ऑफ फास्ट रिएक्शन is silver nitrate. Ag is represented for silver and NO3 is represented for nitrate. That's AgNO3. Understand? AgNO3 के हम रिएक्शन परफॉर्म कराएंगे सोडियम क्लोराइड के साथ, NaCl के साथ। अंडरस्टैंड? ये आप हमेशा याद रखिए। देखिए बेटा, ये आप लोग याद रखोगे ना, उसके बाद ही आप कोई रिएक्शन परफॉर्म कर पाओगे कि हमने रिएक्टेंट्स क्या लिए हुए हैं और हमने प्रोडक्ट्स का क्या लिए हुए हैं। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात होगी तभी आप कुछ रिजल्ट निकाल पाओगे। अगर हमें नहीं मालूम कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फोकस्ड ऑन इट। दैट्स सिल्वर नाइट्रेट। दैट्स सिल्वर नाइट्रेट and that is called sodium chloride. ठीक है, सिंपल। Ag के ऊपर सिंपल क्या रहता है? प्लस, सिंगल प्लस। और Cl के ऊपर हमें स्टार्टिंग से मालूम है कि जो Ag होता है वो प्लस और Cl होता है यहाँ पे नेगेटिव, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो दैट्स कॉल्ड मेक सिल्वर क्लोराइड। ठीक है,
फास्ट रिएक्शन है ये, ठीक है। और इसके बाद Na एंड व्हाट इज NaNO3? दैट्स सोडियम नाइट्रेट, ये सोडियम नाइट्रेट निकला हुआ है। अब हम देखेंगे कि ये जो पानी के अंदर मिल गया है सिल्वर, ये किस तरीके से मिला हुआ है। हम देखेंगे यहाँ पर ये Ag प्लस और ये Cl नेगेटिव किस तरीके से मिला हुआ है, ठीक है। इसने बनाया AgCl। It is also very fast reaction and it is just taking a time of 10 to the power minus 14 seconds to 10 to the minus 16 seconds. So this is also the part of chemical kinetics. This is your first topic. Now we are just coming for next topic. That's very fast reaction हो गया। अब आते हैं हम लोग slow reaction के अंदर। किसके अंदर? Slow reactions. Understand? स्लो रिएक्शन, अंडरस्टैंड। स्लो रिएक्शन जो होने में 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से ले 1 साल से लेके 5 साल से लेके 10 साल तक लेती है। कुछ रिएक्शन सालों लेती है। सर कैसे? रस्टिंग ऑफ आयरन इज स्लो रिएक्शन। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं, दे आर जस्ट टेकिंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मिलियन ऑफ ईयर्स। तो केमिकल जो प्रोसेस हो रही है ज़मीन के अंदर विथ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कोल है ज़मीन के अंदर, जो डेड प्लांट और डेड एनिमल्स थे, दे आर जस्ट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स। दैट्स अ वेरी स्लो रिएक्शन। सो राइट नाउ वी आर जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट दैट फॉसिल फ्यूल्स, बट इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ वेरी स्लो रिएक्शन। राइट नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन, किसी भी आयरन के अंदर जंग लगना, दैट्स कॉल्ड स्लो रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे जो आयरन होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Fe से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Fe। Fe इज द सिंबल ऑफ आयरन। Fe किसका सिंबल है? आयरन का सिंबल है। Fe ने क्या गेट किया? मॉइस्चर गेट किया। क्या गेट किया? मॉइस्चर। मॉइस्चर है नमी। सर नमी का मतलब? नमी का मतलब जिसमें पानी हो और हवा हो। क्या हो? पानी हवा जब होगी तो क्या होगा? आयरन उसको एब्जॉर्ब करेगा। आयरन जब उसको एब्जॉर्ब करेगा तो उसके अंदर एक ऑक्साइड की लेयर जम जाएगी, और वो ऑक्साइड की लेयर क्या करेगी? धीरे धीरे करके जो आयरन है उसको खाती जाएगी और आयरन पतला होता जाएगा आपका, और उस आयरन की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। क्या कम हो जाएगी? स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड Fe2O3 प्लस XH2O। ये ऑक्साइड बनाएगा वो, रस्टिंग होने के बाद ये ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो हमें ने यहाँ पे एक्स क्यों रखा है? कितने दिनों तक वो पानी के संपर्क में आया है? 1 बरसात में आ गया, 2 बरसात आ गई, 3 बरसात आ गई। तो हमको किसी भी चीज़ को अगर रस्टिंग से बचाना है तो वी हैव टू पेंट द सरफेस। हमें उस सरफेस को पेंट करना पड़ेगा, और हो सकता है कि हमें उसे बाहर हवा में और पानी में नहीं रखना। तो दिस इज द पार्ट ऑफ स्लो रिएक्शन। वन एग्जाम्पल आर सफिशिएंट फॉर इट। नाउ वी आर जस्ट कमिंग टू थर्ड रिएक्शन, दैट्स कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसे? मॉडरेट रिएक्शन। ये नोट्स आपको अवेलेबल रहेंगे, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, PDF डाउनलोड कर लीजिए। हम लोग मॉडरेट रिएक्शन के अंदर, इसमें मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन जनरली क्या होता है? स्लो और फास्ट के बीच का रेशियो है। द रिएक्शन विच इज हैपनिंग एट जनरल मोड, जनरल मोड यानी एट नॉर्मल टेम्परेचर, एट नॉर्मल प्रेशर, दैट्स कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। अंडरस्टैंड? तो मॉडरेट रिएक्शन के कुछ एग्जांपल हम लोग ऐसे ले सकते हैं, जैसे क्या करा हम लोगों ने कि एक मतलब बीकर में पानी लिया हमने। बीकर में पानी लेने के बाद, ये बीकर में आपने पानी लिया, इसके अंदर आपने डाल दिया वाटर एज अ सॉल्वेंट, और इसमें डाला है आपने NaCl, मतलब कॉमन सॉल्ट। क्या डाला है?
कॉमन सॉल्ट। तो जब कॉमन सॉल्ट आप इसके अंदर डालोगे और एक चम्मच लेके घुमा दो इसको, स्टार इट, व्हाट, जब इसको आप चम्मच लेके घुमा दोगे तो इतनी देर में नमक क्या हो जाएगा, उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। तो इसके लिए आपने गैस जलाई क्या नहीं जलाई, आपको 2 घंटे लगे क्या नहीं लगे, आपको 1 मिनट लगा कि नहीं लगा, आपने फटाफट नमक डाला और उसको चम्मच से घुमा दिया। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड, ये जो आप इसके अंदर डाल रहे हो कॉमन सॉल्ट, ये एज ए सॉल्यूट वर्क कर रहा है। क्या वर्क कर रहा है, सॉल्यूट वर्क कर रहा है। और ये किसमें ब्रेक हो गया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अंडरस्टैंड। तो जो ये चीज इसके अंदर जा रही है वो बहुत फटाफट मिक्स हो जा रही है। राइट नाउ वी आर जस्ट ओनली टॉकिंग अबाउट मॉडरेट रिएक्शन। इसके अंदर आप ये भी समझ जा रहे हो कि व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट, दैट्स गुड फॉर यू बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। आप जितना ज़्यादा इसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल मिलाते जाओगे इसकी कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको। अभी हमने समझा मॉडरेट रिएक्शन, वो रिएक्शन जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में परफॉर्म हो रही है। अंडरस्टैंड। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका थोड़ा सा केमिकली, जो आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लेते हैं इथाइल एसीटेट। क्या लेते हैं, इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला CH3, ठीक है, ये इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। अंडरस्टैंड, इथाइल एसीटेट प्लस H2O, क्या निकलेगा इसमें से हमारा, एसिटिक एसिड, दैट CH3COOH, CH3COOH, what is this, एसिटिक एसिड। और क्या निकलेगा, इथाइल अल्कोहल, दैट्स कॉल्ड C2H5OH, दैट्स कॉल्ड C2H5 इथाइल एंड अल्कोहल। तो ये दो चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं इसके अंदर। तो ये जो रिएक्शन ये है मॉडरेट रिएक्शन। क्या है ये, मॉडरेट रिएक्शन, जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर क्या हो रही है, परफॉर्म हो रही है। अंडरस्टैंड, ठीक है। अब हम टॉपिक समझते हैं यहाँ पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या समझते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर हम लोग बताते हैं कि कोई भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जब परफॉर्म हो रही है तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, रिएक्टेंट पे और प्रोडक्ट पे। किस पे डिपेंड कर रही है, रिएक्टेंट पे और प्रोडक्ट पे। तो रिएक्टेंट इज रिप्रेजेंटेड फॉर R एंड प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड फॉर P। ठीक है सर, अब और क्या पॉसिबिलिटी है कि रेट फास्ट रहेगा कि रेट स्लो रहेगा। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब वो कितनी तेजी से परफॉर्म हो रही है। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो रिएक्शन फास्ट परफॉर्म होगी, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होती जाएगी। क्या बोला मैंने, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी तो रिएक्शन स्लो होती जाएगी, और स्लो जब रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जब कम हो रही है तो वहाँ पे हम डिक्रीज होती जाएगी जब रेट ऑफ रिएक्शन, तो वील जस्ट रिप्रेजेंटेड विथ माइनस साइन। और जब रिएक्शन उसकी जब नया नया आपने रिएक्टेंट डाला है तब तक क्या होगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी हुई है और फटाफट आप उसमें से एनर्जी रिलीज कर सकते हो। और जैसे जैसे आपने एनर्जी को विड्रॉ करने लगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, उसकी पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी। अंडरस्टैंड, समझते हैं बाय फॉर्मूला कि R इंटू ये R से हमारा R फॉर रिएक्टेंट एंड P फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो चेंज हो रहा है, पहले हमने रिएक्टेंट लिया हुआ है तो रिएक्टेंट इज R1, ठीक है, और प्रोडक्ट इज P1। ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्क रहेगा।
अब जब थोड़ा समय निकल जाएगा फॉर टाइम T1 से T2 पे जब जाएगा वो, फॉर टाइम T1 से T2 पे जब वो जाएगा तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन R2 एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन P2। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया। क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। क्या डिक्रीज हो गई? कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन थी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी? लो कॉन्सेंट्रेशन। अंडरस्टैंड? अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन T1 से किस में गई? T2 से, मतलब एक टाइम पीरियड लगा ना उसके अंदर। अंडरस्टैंड? क्या लगा? टाइम पीरियड लग रहा है। तो दैट टाइम पीरियड इज del T इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। ये टाइम पीरियड इसके अंदर लग रहा है। आई बात समझ में? इसके बाद हम लोग समझते हैं कि जो रेट था, रेट भी चेंज हुआ है, तो दैट्स कॉल्ड del R इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1। दैट्स R2 माइनस R1। ये रिएक्टेंट के लिए हो गया, और प्रोडक्ट के लिए क्या होगा? एंड फॉर प्रोडक्ट del P इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1। रेट के अंदर चेंजेस आए, प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस आए। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R मतलब कितनी तेजी से रिएक्टेंट गायब हो रहा है। जब रिएक्टेंट गायब होगा तभी तो प्रोडक्ट आएगा। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R, जितनी तेजी से वो डिसअपीयर होगा, कौन कौन? रिएक्टेंट। उतनी जल्दी क्या मिलेगा हमें? प्रोडक्ट मिलेगा। अरे रिएक्टेंट ही आपस में नहीं मिल पाए तो प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा? अंडरस्टैंड? तो हमारा क्या बन जाएगा? डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है तो क्या होगा? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, और जो डिक्रीज हो रही है कॉन्सेंट्रेशन उसमें टाइम लग रहा है, तो दैट्स कॉल्ड टाइम टेकन। दैट्स कॉल्ड टाइम टेकन, कि कितना टाइम उसमें लग रहा है। तो यहाँ पर जो हम लोग ये बोलेंगे, ये रहेगा आपका del R अपॉन में del T। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस। जब रिएक्टेंट डिसअपियर हो गया, कौन अपीयर हुआ? प्रोडक्ट अपीयर हुआ। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, P फॉर प्रोडक्ट, तो आ जाएगा इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P। क्या आ जाएगा? इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P अपॉन टाइम टेकन एज इट इज। तो यहां पे आ जाएगा del P अपॉन del T। ठीक है, यहां तक क्लियर है ये चीज? अब हम क्या समझ रहे हैं, अगर हमको सपोज करो कि कहीं पे माइनस का साइन शो हो गया, मैं माइनस का साइन बताया, माइनस का साइन का मतलब ये रहेगा कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, ना कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रही है। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, ऑटोमेटिकली सारी चीजें हैपनिंग होने लगेंगी। अंडरस्टैंड? ठीक है,
तो हम लोग समझेंगे कि जो डेल आर है यहाँ पर, डेल आर हमने जो निकाला था, दैट्स फाइनल रिएक्टेंट्स माइनस इनिशियल रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये जो इनिशियल रिएक्टेंट है इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और ये वाले की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी फाइनल पे जाकर, और यहाँ पे जो इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी और ये वाली ज़्यादा होती है। अंडरस्टैंड? ये आ गया रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये वाला पार्ट आप नोट कर सकते हो, थ्योरी आपको मिल जाएगी नोट्स के अंदर। ठीक है, अंडरस्टैंड? स्क्रीनशॉट ले लो या मिटा रहा हूँ मैं इसको। ज़्यादा कंफ्यूज होने वाला मैटर नहीं है, दैट चैप्टर इज़ वेरी इजी। केमिकल काइनेटिक्स कितने मार्क्स का आ रहा है? लगभग 4.5 मार्क्स का है, शायद से 4.5 नंबर का कुछ है ना? तो 4.5 मार्क्स के अंदर इस चैप्टर के अंदर जनरली आपको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको पूछा गया द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये टॉपिक आना ही है 99.9 और 100% में मान के चलो। ठीक है, तो अब हम समझते हैं वो नेक्स्ट टॉपिक। पोज हटा दिया था, पोज हटा दिया था ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जा रहा है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मतलब सपोज करिए फॉर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ आपके यहाँ पर, कि जो आपकी केमिकल रिएक्शन रोज घर में परफॉर्म होती है, चाय, चाय बनती है घर में, तो चाय जब हम बनाते हैं तो उसमें हमने पहले मिल्क लिया, दूध लिया, दूध में तुमने थोड़ा सा पानी भी मिला दिया, फिर उसमें चाय पत्ती डाली, फिर शक्कर डाली, फिर आपने उसको टेम्परेचर देना शुरू किया। तो जब तक उसको टेम्परेचर नहीं दोगे, बिना टेम्परेचर दिए आप चाय नहीं पी पाओगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर। जब हमने उसको टेम्परेचर देना शुरू किया हुआ तो उसके अंदर क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुई, एक टेम्परेचर मिला, टेम्परेचर के साथ में उसको एक प्रेशर मिल रहा है, नीचे जो गैस जल रही है ना, इट इज हैपनिंग विद द प्रेशर, प्रेशर के साथ वो जल रही है। और जब वो जितनी देर हम उसको हीट देते जाएंगे वो चाय उतनी जल्दी बन जाएगी। द सेम विथ हैपनिंग विथ केमिकल रिएक्शंस ऑल्सो, जितना हम टेम्परेचर देंगे उसे उतनी जल्दी वो चाय बनती जाएगी। अगर चाय पत्ती आपने उसके अंदर अच्छी क्वालिटी की डाली है तो उसमें कलर अच्छी तरह आएगा। वैसे ही रिएक्टेंट्स होते हैं, अगर रिएक्टेंट्स अच्छी क्वालिटी के हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो आपका प्रोडक्ट भी अच्छा निकलेगा। तो आपको सबसे पहले जो रिएक्टेंट लेने हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन अच्छी लेनी है। सर रिएक्टेंट क्या होता है, मैं रिएक्टेंट के बारे में बात कर चुका हूँ। रिएक्टेंट जैसे सपोज कर ले लीजिए आप, यहाँ पे आप BaCl2 की बात कर चुका था मैं, ठीक है, साथ में मैंने करी थी H2SO4 की बात। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या ले रहे थे, BaSO4 + 2HCl। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्टेंट हैं दोनों एक्टिव रिएक्टेंट हैं, एंड दिस इज H2SO4, वी नो द किंग ऑफ केमिकल, एंड बेरियम क्लोराइड जस्ट हैविंग बोथ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट इनसाइड इट। बेरियम भी अपने आप में बहुत रिएक्टिव है और क्लोराइड भी अपने आप में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये जो एक्टिव रिएक्टेंट हमने लिए हैं, तो ये दोनों एक्टिव रिएक्टेंट क्या बना रहे हैं, एक एक्टिव प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ पर क्या बना रहे हैं, एक्टिव प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जब तक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अच्छी रहेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन अच्छी परफॉर्म होगी। इफ वी जस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जब हम डबल कर देंगे कॉन्सेंट्रेशन तो रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, अब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के बाद हमें टेम्परेचर भी एक बहुत मायने रखता है। क्या मायने रखता है, टेम्परेचर। किसी भी चीज़ को अगर हमें जल्दी बनाना है तो हमें उसे क्या देना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। जब उसे टेम्परेचर हीट मिलेगा तो रिएक्शन फास्ट परफॉर्म होगी। तो द इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो अफेक्टिंग बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या होगा, वो अफेक्ट होगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब हमारे पास में थर्ड टॉपिक है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब हम जो रिएक्टेंट ले रहे हैं उसका नेचर क्या है। नेचर का मतलब सिंपल सा ये हो रहा है इसके अंदर कि क्या वो पानी में घुलने लायक है कि नहीं है, और आप उसे पानी में घोल रहे हो कि किसी दूसरी चीज़ में मिक्स कर रहे हो। अगर आपने किसी विस्कस सब्सटेंस के अंदर उसको मिक्स किया, विस्कस यानी किसी भी गाढ़े सब्सटेंस के अंदर आपने कोई भी चीज़ मिक्स करी, तो ऑब्वियसली वो मिक्स नहीं होगी, भले ही वो अपने आप में बहुत अच्छा रिएक्टेंट क्यों नहीं है।
बात समझ रहे हो? भले ही बहुत अच्छा रिएक्टेंट क्यों नहीं है, लेकिन जब तक आप उसको उसके इक्विवेलेंट सॉल्वेंट के अंदर नहीं डालोगे तब तक वो परफॉर्मेंस भी नहीं देगा। तब तक परफॉर्मेंस का मतलब जब तक आपको प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा। तो हम किसमें क्या चीज़ मिक्स करने जा रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट कैन यू राइट डाउन इन एग्जाम? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to find out the nature of reactant in which we are just dissolving the things, understand, and what kind of product is coming out. Definitely will not get the product. First of all, the reactant will not be consumed completely. जब तक reactant पूरी तरीके से consume नहीं होगा तो product भी नहीं निकलेगा। reactant को पूरी तरीके से consume होगा तब जाके वो क्या बनेगा? product बनेगा। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, ऊपर से लाइट आ रही है, एक नॉर्मल लाइट भी रेडिएशन है, जब हम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो वो रेडिएशन, जैसे सनलाइट है, सनलाइट इज अ काइंड ऑफ रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जनरल हमारी परफॉर्मेंस करवाते हैं। कैसे? पानी के अंदर जस्ट जैसे तालाब हो गया, नदियाँ हो गई, तो इसके अंदर जो प्लांट्स हैं तो इनको रेडिएशन मिल रहा है, तब जाके तो प्लांट ग्रो पा रहे हैं, तभी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पा रहे हैं, तभी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हैपनिंग हो रही है बिकॉज ऑफ रेडिएशन। तो इफेक्ट ऑफ रेडिएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, जनरली कैटलिस्ट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, या तो वो रिएक्शन की रेट को फास्ट कर देंगे या रिएक्शन की रेट को स्लो कर देंगे, बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रेट ऑफ रिएक्शन। वो रिएक्शन की रेट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, या तो उसको टेस्ट कर देंगे या फिर स्लो कर देंगे। जैसे मोलिब्डेनम एक प्रकार का कैटलिस्ट है, ठीक है। तो ये कुछ कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देंगे और इंक्रीज कर देंगे। प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे करेगा? लाइक फॉर एग्जाम्पल प्रेशर की बात करते हैं हम लोग। प्रेशर, जैसे हमने ले ली एक कोक की बोतल, आप कोक पीते हैं ना, कोक कोला, तो उसमें लिक्विड है, लिक्विड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है। क्या मिक्स है? ये बन गई आपकी बोतल, बोतल के अंदर है लिक्विड, इस लिक्विड के अंदर मैंने डाला, मतलब लिक्विड है, मैंने हाई प्रेशर के साथ क्या डाली? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लगा दी कैप, ढक्कन लगा दिया यहाँ पे। तो ये ढक्कन लगाने के बाद क्या हुआ, इसके अंदर पूरी गैस इसी के अंदर फिल्ड है, अंडरस्टैंड। और गैस जब तक इसके अंदर फिल्ड है हाई प्रेशर के साथ में, तब तक इसकी रिएक्शन परफॉर्म हो रही है इसके अंदर। और जैसे ही आप कैप रिलीज कर दोगे पूरी गैस रिलीज हो जाएगी एंड द रिएक्शन विल कम इन द ओरिजिनल स्टेट। फिर आप जब कोक पियोगे तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा जब गैस निकल जाएगी तो, लेकिन आप बिल्कुल फ्रेश कोक पियोगे तो उसके अंदर जब तक गैस है तब तक यू कैन एंजॉय इट, अंडरस्टैंड। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज ऑल्सो अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इतने पॉइंट्स आप अपनी डेफिनेशन में लिख के आना, अपनी लैंग्वेज में लिख के आना, बाकी तो सब अवेलेबल है नोट्स के अंदर। सो फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वी हैव अंडरस्टैंड। ये टॉपिक आप थोड़ा सा नोट्स के थ्रू चले जाना, और बाकी का जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में आप देख सकते हो उसके आगे की चीज़ें। थैंक यू।